हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में, जो हमें एक्सचेंज के बारे में बताता है, विच इज फ्रॉम सेक्शन 118 टू सेक्शन 121 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सो बिफोर इंडल्जिंग इनटू द टॉपिक, एक बहुत ही छोटी सी बात समझने के लिए कि ये जो आपका एक्सचेंज है ये होता क्या है बेसिकली। अगर हम बहुत ही आम भाषा में इसको समझने की कोशिश करें या बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो एंशियंट टाइम्स में बार्टर सिस्टम होता था। क्या होता था? बार्टर सिस्टम होता था ऑफ एक्सचेंज, जिसपे आप वीट को, जस्ट एन एग्जांपल, वीट को एक्सचेंज करके उससे आइसक्रीम ले सकते थे। ये तो हुई पहले की बात कि ऐसे बार्टर सिस्टम चलता था। वही सेम चीज़ ये भी एक्सचेंज है। यहाँ पर बस क्योंकि हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए इस घर के बदले किसी ने अपनी कोई बहुत ही लग्जरी वॉच एक्सचेंज कर ली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं। ये ए बंदा है, ये बी बंदा है। बी ने ए को अपनी वॉच दी और ए ने बी को उस वॉच के बदले अपना घर दिया। तो ये एक्सचेंज हो गया, ठीक है। अब सेक्शन 118 क्या कहता है? कहता है प्रोवाइड्स दैट व्हेन टू पर्सन्स म्यूचुअली ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर, द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एन एक्सचेंज। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को, दो पर्सन मतलब मिलकर के आपस में म्यूचुअली ट्रांसफर करते हैं एक चीज, एक की ओनरशिप दूसरे को जाती है, दूसरे की ओनरशिप पहले वाले को जाती है, इस ट्रांजैक्शन को हम एक्सचेंज कहते हैं। लेकिन माइंड यू, इसमें मनी कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता। अब मनी ना इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ मनी का एक्सचेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि इसने 10,000 दिए तो इसने सामने से 10,000 रुपए दिए, ये एक्सचेंज नहीं रिकग्नाइज करता है आपका टीपीए। मतलब इस तरीके का एक्सचेंज हो ही नहीं सकता, ये कहते हैं। हो क्या सकता है अभी देखना, आगे आपको पता चलेगा, लेकिन मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी थी, वो 50,000 की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब वो 50,000 की प्रॉपर्टी तो थी, मान लीजिए कोई घर था जो कि 50,000 का था, या कोई लैंड था जो कि 50,000 का था, कुछ भी। उसके बदले में कोई वॉच एक्सचेंज करी गई है जिसकी वैल्यू 10,000 रुपए है, सॉरी 40,000 रुपए है, ठीक है। अभी भी 10,000 बच रहे हैं क्योंकि पूरा सेटिस्फाई तो हुआ नहीं। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि ये 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दे सकता है इसको, जब ये इससे वॉच एक्सचेंज कर रहा है घर के बदले में। अब क्योंकि ये पूरा 50,000 रुपए सेटिस्फाई करना है, तो ऐसे में 40,000 रुपए की घड़ी तो ये दे ही रहा है, साथ साथ प्लस 10 के ये दे सकता है, 10,000 ये दे सकता है। ऐसा करा जा सकता है, ये आपको पता चलेगा जब आप इसके एसेंशियल्स या इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो, या फीचर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सचेंज, अब आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं एक्सचेंज के। एक्सचेंज इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट इज से एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इज ट्रांसफर, पूरा पूरा इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। अब ये नहीं होता कि जब आप सिर्फ कोई लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है कि आप इस घर को इस तरीके से नहीं यूज कर सकते हो, नहीं। जैसे सेल में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाता है, वैसे ही सेम आपके एक्सचेंज में भी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा एक्सचेंज की डेफिनेशन में, ओनरशिप का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर। तो ओनरशिप किसी दूसरे के पास चली जा रही है। यहाँ पर फिर वो बंदा ये नहीं कह सकता कि नहीं ऐसा नहीं होगा। सेल जिस तरीके से होती है सेम वैसे ही एक्सचेंज होता है, बस सेल में क्या डिफरेंस होता है, आप एक मनी इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर मनी का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब देखो, पहला पॉइंट हमने देख लिया। सेकेंड पॉइंट है प्रॉपर्टीज नीड नॉट टू बी इमूवेबल। कोई जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी इमूवेबल हो। क्या यहाँ पर यहाँ वो घर के सामने घर तो एक्सचेंज कर नहीं रहा, वो अपनी घड़ी एक्सचेंज कर रहा है, चल सकता है, जरूरी नहीं है कि इमूवेबल हो। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम फॉर अ मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको भी हमने इस एग्जाम्पल से समझा, एक्सचेंज हो सकता है। When the property is transferred for consideration of another property and some money is also paid for bringing equality। यहाँ पर आप इक्विटी ही तो कर रहे हो भाई, आप 50,000 का घर उससे ले रहे हो और आप क्या सिर्फ 40,000 की वॉच उससे दोगे? नहीं, बाकी का जो 10,000 रुपए है वो भी आपको सेटिस्फाई करना होगा, वो भी इक्वल करना होगा। तो इस वजह से हम 10,000 रुपए इन हैंड दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं। ब्रिंगिंग इक्वालिटी इन वैल्यूएशन, देन ऑल्सो ट्रांसफर इज दैट ट्रांसफर इज ऑल्सो एक्सचेंज। वो जो ये वाला जो ट्रांसफर हो रहा है, ये क्या, ये ट्रांसफर एक्सचेंज नहीं होगा, इसको भी हम एक्सचेंज ही कहेंगे।
इसको भी हम एक्सचेंज ही कहेंगे। जैसे कि हम इसको एक्सचेंज कह रहे थे, सेम उसी तरीके से हम इस पर्टिकुलर चीज को भी एक्सचेंज ही कहेंगे। ये हो गया हमारा सेक्शन 118। अब सेक्शन 119 में बेराक की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है अगर पढ़ने जाओगे तो। उसमें बस इतना बताया गया है सेक्शन 119 में कि जिस पर्सन ने वो पर्टिकुलर चीज़ रिसीव करी, जैसे इसमें हमारे इस एग्जाम्पल में या इस एग्जाम्पल में मान लो बी ने जब ये घर रिसीव किया, या मान लो कुछ भी, हाँ मान लो कि ये घर रिसीव किया और उसको ये पता चला कि ये जो है ये डिफेक्टिव है, बाय एनी चांस ये डिफेक्टिव है, तो वो क्या करेगा? वो चुपचाप से बैठ जाए ऐसे कि अरे हाँ ठीक है एक्सचेंज ही तो किया था, चलता है इतना? नहीं चलता है। सेक्शन 119 वही कह रहा है कि अगर उस पर्सन की राइट आपने डिप्राइव करी है, जिसने जो चीज़ एक्सचेंज में रिसीव करी है, तो उसके लिए कॉम्पनसेशन देना पड़ सकता है, वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। अब यहाँ पर जब बी को पता चला कि ये जो ये पर्टिकुलर चीज़ डिफेक्टिव है, ये घर डिफेक्टिव है, तो वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है फ्रॉम द अदर पार्टी फॉर द लॉस इनकर्ड। जो भी उसको लॉस हुआ है उसके लिए वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ही मे क्लेम रिटर्न ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड बाय हिम टू द अदर पार्टी इफ द प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ दैट पार्टी। और वो कह सकता है या तो फिर आप रिटर्न करो मुझे, ये वाली जो मैंने आपको वॉच दी थी वो सब रिटर्न करो, हमारा कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। तो दो चीजें क्या हो सकती हैं अगर राइट डिप्राइव करी गई है तो कॉम्पनसेशन, या फिर आप रिटर्न करो प्रॉपर्टी सीधे चुपचाप बिना कोई ज्यादा दिमाग लगाए हुए। नहीं कॉम्पनसेशन देना है तो प्रॉपर्टी रिटर्न करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद सेक्शन 120 या 121 बहुत ही आसान है। सेक्शन 120 बस इतनी सी बात कह रहा है कि ईच पार्टी जो है एक्सचेंज की, उसकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज वैसे ही होंगी जैसे कि एक सेलर की और एक बायर की होती है। जैसे सेल में दोनों पार्टीज होती है वैसे ही उसकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओनरशिप का ट्रांसफर हो रहा है और सेल में भी आपके ओनरशिप का ही ट्रांसफर हो रहा था। ठीक, ये हो गया हमारा सेक्शन 120। बस इतनी सी बात है बायर और सेलर वाली। सेक्शन 121 कहता है प्रोवाइड्स दैट इन द केस ऑफ एन एक्सचेंज ऑफ मनी, अगर एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है, ईच पार्टी, यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा था पैसे का, ईच पार्टी वारंट्स द जेन्युइनेंस, मतलब वो एक जिम्मेदारी लेती है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी पैसा दिया गया है उसके द्वारा वो जेन्युइन है। बस इतनी सी बात, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये एक्सचेंज वाला चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा और कुछ इसमें है नहीं, ना ही कुछ आपको ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत है। सेक्शन 119 बेस्ट पॉसिबल वे में मैंने आपको बहुत ही ईजी तरीके से उसको समझाने की कोशिश करी। उसके बेराक की लैंग्वेज में मत जाना, बस यही जो लिखा हुआ है इतना ही अगर आप लिख करके आ जाते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये वाला लेक्चर। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।